महावीर और रामदीन के बच्चे को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। हो भी कहां से, काम चलता था तब घर में पैसे भी आते थे। चौक पर ठेला लगाया करता था वो। इधर कुछ महीनों से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। इलाज के लिए ठेला बेचना पड़ा था। अब उसकी पत्नी सुनीता दूसरों के घर का काम करती थी। उसी से घर का खर्चा चलाना पड़ता था। कोठी से बासी बचा कुचा खाना ले आती तो घर में बच्चों की दावत हो जाती थी। एक दिन, गोपाल गुड़िया, बापू का ध्यान रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। सुनीता, आज मत जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें इस हाल में छोड़कर जाना मुझे कौन सा अच्छा लगता है, पर ना जाऊं तो घर का चूल्हा भी तो नहीं चलेगा ना। आज तनख्वाह मिलेगी तभी तो राशन भरूंगी। इससे अच्छा तो तू फल का ठेला ही लगा लेती। वही कौन सा बहुत आसान है। तुम सुबह सुबह ही मंडी निकल जाते थे तो घर में कम से कम मैं रहती थी बच्चों के लिए। अभी कौन देखेगा ये सब। मैं जा रही हूँ, भगवान ने चाहा तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। सुनीता चली गई। कोठी पहुँचते ही तमतमाए चेहरे को देखकर उसके पसीने छूट गए। सुनीता, तुम कल से मत आना, आज मैं हिसाब कर देती हूँ। मैं किसी और से काम करवा लूंगी। तुम्हारे रोज रोज के बहानों से मैं तंग आ गई हूँ। कभी तो तुम टाइम पर काम पर आओ। सुनीता चुपचाप खड़ी रही। आंसू ढुलक कर गालों पर बह आए थे। माफ कर दो, कल से लेट नहीं होगा। पति की बीमारी की वजह से मैं बेसहारा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तो क्या मैंने बेसहारों को सहारा देने का जिम्मा ले रखा है? ये लो पैसे और निकल जाओ। सुनीता के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी उसका दिल नहीं पसीजा। उसने चौकीदार को आदेश दिया, चौकीदार, फाटक बंद कर दो और इस औरत को आइंदा गेट में घुसने मत देना। सुनीता रोते हुए घर चली गई। उसने रोते हुए सारी बातें रामदीन को बताई। देख सुनीता, रोने से कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी की वैसे भी कोई इज्जत नहीं होती है। धैर्य रख, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अभी तो राशन ले आ, कुछ बना ले, बच्चे भी भूखे होंगे। हाँ, मैं अभी लाला के यहाँ से सामान लेकर आती हूँ। सुनीता घर से निकल ही रही थी कि कोठी में सक्षम करने वाला राजू उसको बुलाने आ गया। सुनीता बहन, चलो, काम पर बुलाया है, कुछ मेहमान आ रहे हैं। अगर तुम नहीं जाओगी तो बहुत नाराज हो जाएंगी। जल्दी से चलो। तुम चलो, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। सुनीता घर में राशन रखकर कोठी चली गई। आज आखिरी मौका दे रही हूँ, काम करने वालों की कमी नहीं है, समझी कि नहीं? जी मालकिन। सुनीता रसोई में गई तो पूरी रसोई बिखरी थी। उसने फटाफट रसोई साफ की, तभी राजू आ गया। आज सास और ननंद आने वाली हैं, इसीलिए एकदम से बौखला गई हैं। इतना काम करने की आदत जो नहीं है। तब तक रसोई में आ गए। सुनीता, जल्दी से जल्दी 1 घंटे तक लंच तैयार कर दो। करीब 10 लोगों का खाना बनेगा। ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डालना, खाना बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। सुनीता ने तुरंत खाना बनाना शुरू किया और 1 घंटे में सब कुछ तैयार हो गया। बस कचौड़ियाँ बनानी रह गई थी। तभी सब लोग आ गए। भागती हुई आई, अब तुम बाहर बिल्कुल भी मत आना। मैं सबको बताऊंगी कि मैंने ही खाना बनाया है। जी मालकिन। जब सब लोग खाने बैठे तो खाना बहुत स्वादिष्ट था। भाई वाह, बहुत बढ़िया खाना बना है। उषा, आज तो तुम्हारे हाथों में जादू आ गया। ये सारा खाना उषा ने बनाया है? जी माँ जी। भाभी झूठ क्यों बोल रही हो? खाना आपने बनाया तो रसोई में कौन है? अरे वो तो सिर्फ बर्तन धोती है, खाना तो मैंने ही बनाया है। उषा, तुम तो शायद ये भी नहीं जानती होगी कि कचौड़ी कैसे बनाते हैं। जो स्वाद सुनीता के हाथ की कचौड़ियों में है, वो कोई एक बार खाकर कभी भी नहीं भूल सकता। सुनीता, ओ सुनीता, बाहर आओ। सुनीता डरते डरते बाहर आई। जी मैडम जी। ये कचौड़ियाँ किसने बनाई है? जी आपने। देख लिया आप सबने? सुनीता रसोई में चली गई। जब सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, तब सुनीता, बचा हुआ सारा खाना घर ले जाना। यहाँ कोई बासी नहीं खाएगा। शाम को जल्दी आ जाना, शायद ये लोग रात को भी खाना खाएंगे। जी मैडम जी। शाम को जब सब खाने बैठे तो, भाई मुझे तो दोपहर वाली कचौड़ियाँ बहुत पसंद आई, वही खाऊंगी। उषा का चेहरा फीका पड़ गया। तभी सुनीता भर प्लेट कचौड़ियाँ लेकर आ गई। उषा ने सुनीता की तरफ कृतज्ञता भरी आंखों से देखा। भाभी आप लीजिए। नहीं, आप खाइए, मैं सिर्फ चावल ही खाऊंगी। उषा को डर था कि उसने सारा खाना सुनीता को ले जाने को कह दिया था।
कचौड़ियाँ तो बची ही ना होंगी, पर कचौड़ियों से भरी प्लेट देखकर उसकी बाँछें खिल गई। सबके खाने के बाद वो रसोई में गई। सुनीता, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली, वरना ये दोनों मेरी खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पर मैंने तो तुमको सारा खाना ले जाने को कहा था, फिर ये कहाँ से आई? मैडम, मैं बनी हुई कचौड़ियाँ ले गई थी, लेकिन उसका आटा और भरवान सब फ्रीज में रख दिया था। बस इतनी सी बात है। उफ़ो सुनीता, तुम बहुत समझदार हो। ये लोग रात को चले जाएंगे। सबके जाने के बाद सुनीता अपने घर जाने लगी। तब सुनीता, रुक जाओ, ये लो 500 रुपए, और कल तुम्हारी भी छुट्टी है, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। और कल तुम्हारी भी छुट्टी है, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। सुनीता चली गई। दूसरे दिन छुट्टी थी। उसने घर के सारे कपड़े धोए, पति और बच्चों को नहलाया धुलाया, घर की सफाई की, खाना बनाया। तभी उसने देखा कि बहुत देर से उसके घर से थोड़ी दूर एक गाड़ी खड़ी है। बार बार उसकी नजर उस गाड़ी की तरफ चली जाती। अचानक उसने देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक औरत लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। गाड़ी फर्राटे भरती हुई आगे चली गई। सुनीता भागती हुई गाड़ी के पास दौड़ी। अरे, ये तो उषा मैडम जी है। सुनीता 3-4 लोगों की मदद से उन्हें अपने घर ले आई। बाकी लोगों के जाने के बाद उनके मुंह पर पानी के छींटे डाले। उषा मैडम ने आंखें खोल दी। सुनीता, तुम? मैडम, वो लोग कौन थे जिन्होंने आपको गाड़ी में से धक्का देकर नीचे गिरा दिया? सुनीता, मैं बहुत ही बदनसीब हूँ। मैं सोच रही थी कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो मेरी भूल थी। उन्होंने मेरी दौलत हड़पने के लिए मुझसे शादी की थी। वो मुझसे पेपर्स पर साइन करवाने के लिए जिद कर रहे थे। मैंने नहीं किया तो मुझे मार पीट कर गाड़ी से धक्का दे दिया। मैडम, आप रुको, पहले आप हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, फिर हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे। नहीं सुनीता, मैं अभागी, रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकती, क्योंकि अभी मुझे अपने उस घर से बहुत सारा सामान और पेपर्स लेने हैं। उषा हाथ मुंह धोकर आ गई। सुनीता ने उसके सामने खाने की थाली रख दी। उषा की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। सुनीता, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, मैं जानती थी लेकिन मानती नहीं थी, पर अब मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मैडम, मैं जो कुछ कर सकती हूँ करूँगी आपके लिए। लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए। उषा ने खाना खाया। इसके बाद, हमने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। सुनीता, ऐसा लगता है तुमने अपना सारा प्यार इसमें घोल दिया है। क्या है तुम्हारी रसोई में? मुझे तो बहुत ताकत आ गई। मैडम जी, ये तो गरीब की रसोई है, आप जैसे अमीर लोगों के भरोसे ही चलती है। जब काम नहीं रहता तो चूल्हा कैसे चलेगा, इसकी चिंता सताने लगती है। तुम मेरे कमरे में से अलमारी खोलकर उसमें से मेरे गहने और एक लाल मखमली झोला ले आना। कोई तुम्हें देखने न पाए। साहब अभी सो रहे होंगे, तुम्हें जाने से कोई नहीं रोकेगा। जी मैडम जी। उस दिन शाम को सुनीता ने सब सामान लेकर उषा को दे दिया। तीसरे दिन उषा सारे कागजात लेकर कोर्ट चली गई और अपनी वसीयत से अपने पति को बेदखल करने की एप्लीकेशन डाल दी। कुछ दिनों तक सुनीता के पास ही रही। जब सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ गई तो एक दिन, सुनीता, आज मैं पुलिस लेकर अपने घर जा रही हूँ और तुम सबको मेरे साथ चलना है। अब उस घर में मैं रहूंगी। उसी दिन उषा अपनी कोठी में पहुंची और उसने अपने पति को कोठी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, बल्कि उसके खिलाफ मारपीट का केस भी दर्ज करवा दिया था। सुनीता का पूरा परिवार उसके साथ रहने लगा। अच्छी तरह इलाज होने से राम दिन भी ठीक हो गया। सुनीता, तुम्हारी रसोई में खाना खाकर मुझे इतनी ताकत मिल गई कि मैं इतना बड़ा कदम उठा सकी। अब तुम वैसे ही रसोई यहाँ भी जमा दो। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे के गले लग गए। संदीप और जगजीत नाम के 2 सगे भाई थे। संदीप पैसे वाला था मगर जगजीत गरीब था। संदीप जगजीत से बात नहीं किया करता था और वो बहुत घमंडी भी था, मगर जगजीत सुलझा हुआ इंसान था। नैना, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। जी ठीक है, जाइए। वो दोनों भाई एक ही घर में रहते थे और वो उनकी पुश्तैनी घर थी। गीता, मैं कारखाने पर जा रहा हूँ, कुछ घंटों में आ जाऊंगा। बस एक बार देख कर आता हूँ काम सही चल रहा है या नहीं। जी ठीक है, जाइए, तब तक मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ। संदीप बहुत कड़े कारखाने का मालिक था। उसने बड़ी ही चालाकी से लोगों को धोखा देकर इतने पैसे कमाए थे और अब जब वो इतने बड़े कारखाने का मालिक बन गया था, उसकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी।
घर का बंटवारा हो चुका था। घर के आधे हिस्से में संदीप का परिवार रहता था और बाकी बच्चे हिस्से में जगजीत का परिवार। गीता, ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी और बच्चों के लिए नए कपड़े। वाह जी, नई साड़ी! अभी पहनकर देखती हूँ कैसी है ये। नैना घंटों से जगजीत का इंतजार कर रही थी। कहाँ थे आप? आने में बहुत देर हो गई और आज आप कुछ लेकर भी नहीं आए हैं। खाना कैसे बनेगा? अरे नैना, आज खेत में बहुत काम था, जिस वजह से देरी हो गई और सामान लाने गया था, मगर जेब में 1 रुपए भी नहीं थे, इसीलिए खाली हाथ चला आया। पैसे नहीं मतलब हम आज कुछ भी नहीं खाएंगे। देखिए तो जरा, आपके भाई नई साड़ी लेकर आए हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर आए हैं और हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है। उनके पास पैसे हैं, इसीलिए वो ये सब आराम से कर सकते हैं, मगर मैं उनकी तरह अमीर नहीं हूँ। जितना है उतने में ही रहना पड़ेगा। एक काम करो, जो भी थोड़े हैं वही बना दो, वही खाकर रह लेंगे। ठीक है, देखती हूँ, अगर कुछ मिल जाए तो। संदीप के घर सभी तरह तरह के पकवान खा रहे थे और इधर जगजीत का परिवार रोटी नमक खा रहा था। संदीप कभी अपने भाई की खोज खबर भी नहीं लेता था, ना ही अपनी पत्नी बच्चों को उनके परिवार से बात करने देता था। कुछ फसल बेचकर जगजीत थोड़े पैसे कमाता है। जगजीत वो पैसे वापस लेकर घर आता है। लो नैना, इसे रख लो, फसल बेचा हूँ, इतने पैसे मिले हैं, इन्हें संभाल कर रखो, 1 महीना इसी में चलाना है। थोड़े पैसे जगजीत अपने पास रख लेता है, बाकी सभी वो नैना को दे देता है। जगजीत बाजार में कुछ सामान लेने आता है, वही संदीप भी कुछ सामान खरीद रहा था। तभी वहाँ एक गरीब भिखारी आता है। शरीर से एकदम दुबला पतला था, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, भूख के मारे जान जा रही है। अरे चलो हटो मेरे सामने से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। तभी वो भिखारी जगजीत के पास आता है और उससे भी पैसे मांगने लगता है। उस भिखारी की हालत बहुत बुरी लग रही थी। उसे देख जगजीत को उस पर दया आ जाती है। जगजीत ने जो थोड़े पैसे अपने पास रखे थे वो भी उस भिखारी को दे देता है। बेचारा बहुत बुरी स्थिति में दिख रहा था, शायद इन पैसों से वो कुछ खा ले, मुझे ही पुण्य मिलेगा। संदीप ये देख लेता है और ताना मारते हुए कहता है, खुद के पास तो 2 वक्त का भोजन करने के लायक पैसा नहीं, और साहब लोगों में पैसा बांट रहे हैं। संदीप की बात सुन जगजीत को बहुत बुरा लगता है। वो दुखी होकर वहां से चला जाता है। करण बहुत दिनों से फटे हुए जूते पहनकर जा रहा है। बेचारे के जूते एकदम चलने के लायक नहीं बचे हैं। अच्छा ठीक है, अगले महीने पैसे आते हैं तो उसे नए जूते दिलवा दूंगा, मगर अभी तो एकदम पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी। दरअसल वो कह रहा था कि उसकी मैडम उसे हर रोज इसी बात के लिए डांटती है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगले महीने पैसे आएंगे तो जूते दिलवा दूंगा। कुछ फसल बिक जाए, पैसे आ जाए, तब सोचता हूँ। संदीप का एक बेटा था अमन। वो बहुत बिगड़ चुका था। इसी उम्र में वो अपनी मनमानी शुरू कर दिया था। कभी किसी की बात नहीं मानता था और सबसे बदतमीजी से बात करता था। इसके बावजूद संदीप उसकी हर इच्छा पूरी करता था और उसे नए जूते कपड़े सब दिलवाता था। एक दिन अमन कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, तभी एक आदमी वहां आता है और अमन की पिटाई करने लगता है। जगजीत वहीं से गुजर रहा था। वो देख लेता है और वहां जाता है। अरे रुक जाओ, इसकी पिटाई क्यों कर रहे हो? अभी के अभी छोड़ दो इसे। जगजीत को देख वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे बेटा, क्या बात है? वो कौन था और तुम्हें मार क्यों रहा था? आप ये बात पिताजी को नहीं बताएंगे तो तभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा। कहो कहो तो सही, क्या बात है? चाचा जी, मैं नशा करता हूँ और कई महीने से उस आदमी को पैसे नहीं दिया हूँ, इसी वजह से वो मुझे मारने आया था। पिताजी से उतने पैसे मांग नहीं सकता, वो सवाल करेंगे। क्या इतनी छोटी सी उम्र में तुम नशा करते हो? ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है। बेटा, कितने रुपए बाकी हैं उनके? 15,000। ये तो बहुत ज्यादा है बेटा,
मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम आगे कभी ऐसा नहीं करोगे। अमन जगजीत को वादा करता है। फसल बेचकर जो पैसे आते हैं उनमें से थोड़े पैसे और बाकी कुछ लोगों से मांगकर जगजीत 15,000 इकट्ठे करता है और उस आदमी को देता है। धन्यवाद चाचा जी, मगर आप ये पिताजी को मत बताइएगा। ठीक है बेटा, मगर आगे से ऐसा कभी मत करना। नहीं, कभी नहीं। मैं समझ गया हूँ, ये सब बहुत गलत बात है। मैं किसी गलत रास्ते पर निकल गया था, मगर अब मैं सुधर जाऊंगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अचानक एक दिन जब जगजीत खेत पर आता है तो देखता है उसके खेत में आग लग गई है और उसके सारे फसल जलकर बर्बाद हो गए हैं। ये देख जगजीत बहुत दुखी होता है और तुरंत घर आकर अपनी पत्नी को ये सब बात बताता है। क्या? अगर हमारे सारे फसल जल गए तो हमारा घर कैसे चलेगा? हाँ नैना, और हमारे सारे पैसे भी लगभग खत्म हो गई है। जगजीत का परिवार बहुत दुखी था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर संदीप एक बार भी जगजीत की ओर देख भी नहीं रहा था। अंत में जगजीत खुद ही संदीप के घर मदद मांगने आता है। अरे तुम कहाँ से आ गए? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि सबको बांटूं। जगजीत वापस अपने हिस्से में आ जाता है। नैना, अब तो संदीप ने भी मना कर दिया है, अब हम क्या करें? ये लीजिए मेरे कान के झुमके, इन्हें बेच दीजिए। इनसे पैसे आएंगे तो फसल लगा लीजिएगा और घर भी चल जाएगा। जगजीत उन कान के झुमके को गिरवी रख देता है और कुछ पैसे उधार लेता है। उन्हीं पैसों से वो नई फसल लगाता है और घर चलता है। खेत से लौटते वक्त जगजीत देखता है संदीप एक कोने में खड़ा है। उसके ऊपर ढेर सारे पत्थर रखे हुए हैं। एक बड़ा पत्थर अचानक उसकी ओर लुढ़कता हुआ आ रहा है। ये देख जगजीत वहां पहुंच जाता है और संदीप को धक्का दे देता है, जिस वजह से वो पत्थर उसे लग जाती है और उस पत्थर से उसे चोट आ जाती है। ये देख संदीप हैरान रह जाता है। वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर आता है और इलाज करवाता है। भाई, तूने मेरी जान बचाने के लिए ये पत्थर अपने ऊपर ले लिया। इतना प्यार करता है तू मुझसे, मतलब मैं ही तेरे लिए गलत सोचता था। संदीप जगजीत को गले लगा लेता है। संदीप और जगजीत घर आते हैं। घर आकर संदीप सभी को सारी बातें बताता है। तभी अमन बोलता है, पिताजी, चाचा जी ने तो पहले भी मेरी मदद भी की है और आज उन्होंने आपके लिए किया। तुम्हारी मदद? मगर कैसे? अमन डरता डरता संदीप को सारी बातें बता देता है। क्या सच में जगजीत? मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे नई फसल लगाने के लिए पैसे भी नहीं दिए और तूने इस हालत में भी मेरे बेटे की मदद की। मैं सच में मूर्ख था। आज के बाद तू मेरे साथ मेरे कारखाने पर काम करेगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। पर्दा हटा दिया जाता है और अब घर का बंटवारा खत्म हो जाता है। सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं।